हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यूजुअली क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है ना, कोई भी टीचर तो उसके माइंड में पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जैसे आपका नीट हो गया, जेई हो गया। लेकिन अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो स्टूडेंट अभी कुछ महीनों के बाद ही जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि मेरा जो है बोर्ड जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें अच्छे से मार्क्स आ जाए। ठीक 80-90% आ जाए तो ये उसका प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी फोकस होता है। तो अब जबकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आप लोगों ने बहुत स्किप किया होगा या कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन है कैसे आगे चलें। तो दिस इज सीरीज़ जहाँ पे मैं एक ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लाऊंगा जो पर्टिकुलरली खाली बोर्ड होगा, बोर्ड के लिए। ठीक है, जेके जो होता है, जेके बोस, उसके लिए होगा। ठीक है, जेके बोर्ड के लिए होगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं बहुत प्रिसाइज पढ़ाऊँगा। मतलब शॉर्ट में बस वो चीज़ें जो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजुअली 1 से 2 महीने लेता है जब हम स्कूल में मतलब क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये 2 तो बहुत कम है, 2 से ज़्यादा ही मंथ्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आई विल ट्राई कि मैं 2 लेक्चर्स में, ठीक है, 2 से ज़्यादा 3, मैं ये 2 या 3 लेक्चर्स में ख़त्म करूँ सारा। लेकिन वो क्या होगा, बहुत कंसाइज़ होगा। ठीक है? तो उसमें खाली वो चीज़ें होंगी जो बोर्ड में पूछी जाती हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, दूसरी चीज़ कि जब आप इस लेक्चर को देखोगे, अब फिर आपको कोई भी चीज़ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप वही मतलब जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप इन सीरीज़ को देखोगे। ये आपको मतलब 10-12 लेक्चर में पूरी फिज़िक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक? तो आप उन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को क्या करोगे, अच्छे से देख लोगे। पहले वो प्रिपेयर करोगे। जब वो आपका प्रिपेयर हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है? अगर वो कर लिया, उसके बाद देन यू विल गो फॉर, उसके बाद नीट और जेई जो है वो आप कर लोगे। ठीक है, या कोई कोई ये भी कर लेता है कि साथ साथ कर लेता है। लेकिन ये मुझे पता है, बीइंग अ टीचर हैविंग द एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कभी अभी कुछ दिनों के बाद आप सब भूल जाओगे और आपका मेन जो फोकस होगा वो होगा बोर्ड। ठीक है, तब आप ढूंढोगे कि अब हम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं ये जो है पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बोर्ड के लिए अभी अभी से वरीड हैं। तो अच्छा, अब हमारा फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं 2 पार्ट्स में ये करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। ठीक, तो आई विल ट्राई कि जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फर्स्ट, जो है यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है, तो मैं आज इस मतलब वीडियो में वो सारे कवर कर पाऊँ। ठीक है, प्लस आपके पास यहीं पे नोट्स भी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है तो हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट पे। ठीक है, एंड बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आई एज्यूम कि आप लोगों ने ये पहले चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से चलूँगा और एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। हर एक चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, बस वही मतलब मेरा जो होगा ना स्फीयर, जो मेरा रेंज होगा, वो होगा विद इन जेके, जेके बोस जो पूछता है। ठीक है, जेके बोर्ड जो पूछता है, मैं ठीक है उसी के स्फीयर में रहूँगा। आगे फिर नीट वीट जो आपको नीट जेई पढ़ना है वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम बोर्ड की सीरीज एक प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहला यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से। ठीक है, व्हाट इज़ चार्ज, ये आपको अभी तक तो पूछा नहीं गया है चार्ज क्या है, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं से देखेंगे। चार्ज में आपको क्या याद रखना है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक फिजिकल फिजिकल जो है फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर पाएँ, जिसके लिए हमारे पास यूनिट्स होंगे। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से एक बॉडी जो होगी, जो चार्जड होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज। ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस कर लेती हैं। ठीक, तो बस इतना याद रख लेना है आपको और हमारे पास खाली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। बस इसमें इतना ही याद रखो। चार्ज जो होती है एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर लेती है व्हेन एवर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये खाली 2 टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला टॉपिक जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेज इन मैटर जो आती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेज किसकी वजह से आती हैं, चार्ज की वजह से आती हैं। ठीक है, अब चार्ज अगर स्टैटिक होगा, एक जगह रेस्ट पे होगा, उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। इसका एसआई यूनिट जो है वो कूलम है। ठीक है, एसआई यूनिट जो है ये कूलम है और ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला 80 आ जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा एम नॉट एल नॉट
ए और इसका टी, ठीक। ए यहाँ से मतलब है यहाँ पे एम्पियर, और टी का मतलब है टाइम, ठीक। और टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। ये क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमने ऐसे देखा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है, या तो ये सारे पूछे जाए, या तो क्वेश्चन ऐसा होगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या तो इन प्रॉपर्टीज में वो वहीं से स्पेसिफाई करेगा आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मतलब एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता लेता हूँ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो होती है एडिटिविटी, वो होती है एडिटिविटी, ठीक है। देखो एडिटिविटी क्या होता है। एडिटिविटी होती है अगर आपके पास ये बॉडी है, पहले समझ लेना, उसके बाद देखोगे आप, आपको मतलब सेकंड्स में पूरा सारा याद और दिमाग में छप जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, ये चौथा चार्ज है, ये पांचवा चार्ज है, ठीक। ऐसे ये एक बॉडी है, दिस इज अ होल बॉडी। इस बॉडी पे ये चार्ज है, ये 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये 2 कूलम, ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, ऐसे। फिर मैं बताऊं आपको कि ये जो मेरे पास बॉडी है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज कितना है। एडिटिव नेचर कहता है आप सिंपली क्या करो, इन सारे चार्जेस का ऐड कर लो, क्या कर लो, सारे चार्जेस का ऐड करो। लेकिन अगर कोई माइनस है तो उसको माइनस करो। तो सिंपल अलजेब्रा से मतलब दिस इज 1 + 1, ये आप यहाँ पे कर लो 1, ये भी है +2, लेकिन ये कितना है, ये -2 है, क्योंकि माइनस नेगेटिव चार्ज है तो -2। ये कितना है, ये -1 है, -1, और ये कितना है +1, ठीक। ये कटा, ये कटा, तो कितना आया, 2 आया चार्ज, ठीक। तो एडिटिव नेचर खाली कहता है आपको अगर टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे देखनी है, आप सिंपल अलजेब्रा से उसको ऐड कर लो, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर लो, ठीक। अलजेब्रिक ऐड आप इसमें याद रख लेना, लेकिन आपको माइनस साइन जो है या जो साइन जो है उनका ख्याल रखना है। प्लस कहाँ पे आ जाएगा, माइनस कहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अभी तो देख लिया ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो माइनस आएगा, प्रोटॉन की बात कर रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, हो गया ये एक चीज़, ये होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसने क्या मतलब डिस्क्राइब कैसे किया है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या था, टोटल चार्ज ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। देखो यही मैंने बताया था, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन जो है वो देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर एडेड लाइक रियल नंबर। जैसे हम रियल नंबर को ऐड कर ले, 1 + 2 + 4 -3, अगर ऐसे करेंगे, ठीक। ये कितना आएगा, ये 3 और 4 7, 7 में से ये निकालो, 3 निकालो तो कितना आया, 4 है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है चार्जेस में भी। ये सिंपल सी इस पे न्यूमेरिकल है, ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा आते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, एडिटिविटी नेचर, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पहले मैं सिखा लेता हूँ। देखो आप ध्यान रखना, ये मत पढ़ो, बस जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो देखो, उसके बाद ये जो है ना दिमाग में चिपक जाएगा। जैसे इसमें आपको याद क्या रखना है, इट इज सिंपल अलजेब्रा। जितना भी एक एक्सटेंडेड बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक। और कैसे कर लेते हैं, जैसे मतलब ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये मेरे पास कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ठीक। ये मेरे पास कोई ये है। अब ये क्या है, ये बाकी दुनिया से अलग है। या मानो ऐसे ये मेरे पास एक रूम है, ठीक है, ये मेरे पास एक रूम है। इस रूम को मैंने क्लोज कर लिया, लेकिन इसमें के अंदर दो बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, ठीक। और यहाँ पे जो दरवाजा था वो लॉक हो चुका है, ठीक। मैंने क्या किया, इसके पास, इस बॉडी के 1 के पास, ये जो एक बॉडी है इसके पास 2 कूलम चार्ज रख दिया, और ये दूसरी बॉडी जो है इसके पास 8 कूलम चार्ज रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से दरवाज़ा बंद किया, इसका मतलब ये जो अंदर चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 10 है। लेकिन इसके अंदर, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे ना कोई चीज़ क्रिएट हो जाए ना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, बस ये अलग हो, ठीक है। अब देखो टोटल चार्ज कितना है, अंदर 10 है, तो मैं कहूँगा टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये अब चेंज नहीं हो जाएगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, लेकिन ट्रांसफ़र हो सकता है कुछ टाइम के बाद। हो सकता है इसके पास 5 ही कूलम चार्ज होंगे, इसके पास भी 5 बचेंगे, फिर क्यों 5 और 5 फिर से 10 हो गया। या मैं बोलूँगा इसके पास 3 हो गए तो इसके पास कितने होंगे, 7 होंगे, क्यों 7 और 3 फिर से 10 होता है। इसका मतलब आपने यहाँ पे दो चीज़ें समझी कि नेट चार्ज जो होता है इस आइसोलेटेड सिस्टम में वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। इसमें जो
ये होता है। और दूसरी आप ये लिख सकते हो डेफिनेशन में, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो देखो अब दो डेफिनेशन आ गई। पहली, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन मसला है आइसोलेटेड सिस्टम, इज कंजर्व्ड और इज कांस्टेंट। ठीक, बस ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक, और उसके एग्जाम्पल में अभी मैं आप बता दूंगा, आपको ये समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक, क्या लिखा है, टोटल चार्ज या नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही बताया था। और ये हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी, इन अदर वर्ड्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कितनी हो गई दो डेफिनेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप नजर रखो, पहले सीखो, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद आप लिखना ईजी हो जाएगा, फिर आप अपने वर्ड्स में लिखो। अच्छा, कभी कभी क्या आता है, ये क्वेश्चन जो होता है ये अलग आता है, सेपरेट आता है, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बस यही दो पॉइंट्स तो नहीं लिखोगे, इसका मतलब मुझे और भी उसमें ऐड करने होंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें एग्जाम्पल्स लिखूंगा। देखो एग्जाम्पल्स, मानो आपके पास ये क्या लिखा है, एक तो यहाँ पे आपके पास रॉड है, गिलास रॉड है, और दूसरा आपके पास सिलिक है। देखो ये आपके पास सिलिक है और ये आपके पास गिलास रॉड है। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सिस्टम हो गए। ठीक, कौन से सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा मुझे बताओ, पहले ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, दोनों को रब किया। क्या किया, रब किया। अब क्या हो गया, रब होने के बाद ये जो है, ये इससे इसमें भी चार्ज आ गया, इसमें भी चार्ज आ गया। एक्चुअली क्या हो गया, ये जो यहाँ पे सिलिक है, सिलिक, यहां से जो चार्ज है वो इधर आने लगा। ठीक, या यहां से चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। देखो मान लो ऐसा है कि ये जो यहाँ पे गिलास रॉड है, ये जो गिलास रॉड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला और वो इधर आ गया। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला और वो इधर आ गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो ये क्या बन गया, ये सिलिक क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। और ये रॉड क्या बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे टोटल टोटल इसमें कितना है, देखो टोटल चार्ज कितना है, ये वन पॉजिटिव, ये वन नेगेटिव। अब देखो एडिटिव नेचर क्या कहता है, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव, तो ये कितना हो गया टोटल चार्ज, फिर भी नेट चार्ज यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो वही मैंने कहा ना, ये इनिशियली किस में है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये एक। इसी तरह दूसरा आप लिख सकते हो, यूरेनियम 238 जो है उसका डिके, ठीक, वो एलिमिनेट करता है अल्फा पार्टिकल। देखो अब आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल याद रखनी है। आपके पास यहाँ कितना है, 92, यहाँ पे कितना है 238। अब अगर देखोगे 90 प्लस 2 कितना हो गया, वापस 92। यहाँ पे 4 प्लस 234 कितना हो गया, 238। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। आगे चल रहे कितने हो गए, दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, एडिटिव नेचर, पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिव नेचर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद आगे चलो, और एक है दैट इज क्वांटाइजेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी अलग 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 ही पूछी जाती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो मैं आपको समझा लेता हूँ, उसके बाद देखो। देखो चार्ज जो होता है ना, चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो प्रोटॉन होगा, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁹ इसमें चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है उसमें +1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक, कूलम, ये चार्ज होता है। इसका मतलब ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है लेकिन नेगेटिव, ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है लेकिन पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूँ दुनिया का सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो +-1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक, फिर प्लस हुआ तो प्रोटॉन, माइनस हुआ तो, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, या हम कहते हैं इसको बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज। ठीक है, देखो अब मेरे पास अगर ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें है, ये हो गया एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, इसमें तीन चार्जेस हैं। मैं आपको बताऊं इसका नेट चार्ज बताओ या टोटल चार्ज बताओ, इसमें टोटल चार्ज कितना है। आप बताओगे इसमें कितने हैं, एक, दो और तीन, ये छोटा चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये भी कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये भी कितना होगा 1.6। तो मैं कहूँगा नेट चार्ज यहाँ पे है वो है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर नेगेटिव हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव, अगर प्रोटॉन हुआ तो पॉजिटिव। डन, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹ ये इसके पास हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से, अब आपने क्या यहाँ पे समझ लिया,
नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे, वो क्या कर लेते हैं n टाइम्स e। व्हाट इज दिस e? दिस इज एलिमेंट्री चार्ज। और ई का वैल्यू कितना होता है? प्लस माइनस 1.6 इंटू, ठीक, ये किसके बराबर होता है? ये टोटल चार्ज के बराबर होता है। ठीक, ये आपने एक चीज समझ लिया। दूसरा चीज आप यहाँ पे समझ लो, दूसरा चीज आप यहाँ पे समझ लो। देखो क्या वो, अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है, इसमें एक ही चार्ज है, तो मैं बताऊं इसका वैल्यू टोटल चार्ज कितना है? आप बताओगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर ये मेरे पास बॉडी है, इसमें दो चार्जेस हैं, मैं बताऊं इस पे टोटल कितना चार्ज है? आप बताओगे Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वो कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। देखो ये हैं दो अगर चार्जेस होंगे, ये हैं अगर एक चार्ज होंगे। अगर मेरे पास बॉडी है, इसमें तीन चार्जेस हैं, उसमें टोटल Q कितना आएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻18। तो फिर मैं बोलूंगा वो कितना हो गया? वो आप देखोगे हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो और एक चीज, ये है एक चार्ज का, ये है दूसरा, अगर दो चार्ज होंगे, इनके बीच में भी चार्जेस है ना, देखो कितना 1.7 इंटू 10⁻1.8, फिर 2.1। ठीक, अगर ऐसा होता फिर हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज है। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है ना, या तो चार्ज इतना होगा, ये एक चार्ज, दो चार्ज हुए तो ये इतना होगा, इनके बीच में वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी 1.7 चार्ज नहीं हो सकता, 1.8 चार्ज नहीं हो सकता, या तो होगा 1.6 यानी एक चार्ज है, या दो चार्ज होंगे तो 3.2, या तीन चार्ज है या हो गए 4 यानी इसको हम कहते हैं इसका डिस्क्रीट नेचर है, डिस्क्रीट नेचर है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, ये आपको याद रखना है। दो चीजें अब आपने मैंने यहां पे बताई क्या, अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है वो n टाइम्स e होता है। व्हाट इज दिस e? दिस इज एलिमेंट्री चार्ज, इसका वैल्यू आपको पता है। दूसरा चार्ज जो होता है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है बट इट इज डिस्क्रीट। ठीक, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, अब देखो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, क्या लिखा है यहाँ पे? चार्ज जो होता है देखो ये डिस्क्रीट होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बताया, अगर आपको निकालना है टोटल चार्ज दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। अगर टोटल चार्ज तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस कहाँ से आया ये भी मैंने बताया। Q क्या है? टोटल चार्ज। N क्या है? 1 2 3 4 जितने होंगे। व्हाट इज E? इज एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी? क्वांटाइजेशन ऑफ, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी। ठीक, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ सकती है, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ सकती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल चलो मैं यहीं से देता हूँ। आपके पास वाटर है, उसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक्सेस नंबर वाटर जो है, आप उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स में बोल रहा हूँ, वो 20 है। ठीक है, क्या मैंने बोला? ये इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आपको बताना है टोटल चार्ज कितना होगा। आप बताओगे टोटल चार्ज होगा n इंटू ई हमेशा पता होता है, ये ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है। एन कितना है? मैंने यही से बोला एन 20 है, तो Q इज इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो 1 पॉइंट वो कितना आएगा, 3.2 इंटू 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा -18। ठीक है, ये आपके पास टोटल चार्ज हो गया। डन। ठीक है, इस पे हल्की सी न्यूमेरिकल आती है। देन वी हैव द फोर्थ, दिस द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, या इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखो क्या, ये आपके पास कोई बॉडी है, ये इस बॉडी में चार्ज रखा है, कितने चार्ज है? 3। ठीक है, यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, मानो ये 3 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा है। इसको अगर आपने रेस्ट रखा ये तब भी 3 कूलम है। इसको अगर आपने मोशन में लाया, ठीक है, ये तब भी 3 कूलम ही होंगे। और अगर इसको आपने वेरी वेरी फास्ट मोशन दिया तब भी ये 3 कूलम ही होगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जो चार्ज होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, यही हमने पढ़ लिया। देखो यही यहाँ पे लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड। ठीक है, तो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इन पे चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, ये दोनों बराबर होते हैं। डन, ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लेकिन मास जो होता है ना, मास वो स्पीड पे डिपेंड कर लेता है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाएगा, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, आप बोलोगे चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। नंबर सेकंड, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मास जो है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तीसरा, चार्ज जो है वो विदाउट मास नहीं हो सकता, कोई भी चीज होगा उसके लिए पहले मास होना जरूरी है, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना हो सकता है। ये 3 काफी है, नहीं पूछा गया है लेकिन 3 काफी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, मास और चार्ज के बीच में क्या
ठीक है, क्या ये डिफरेंसेस हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। हो गई एक प्रॉपर्टी। दूसरी मैंने क्या बताया, देखो दूसरी मैंने बताया था इसके लिए होना मास का, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये मास जो है उसके बिना हो सकता है। और मैंने क्या बताया, चाहे आप रेस्ट में देखो चाहे मोशन में देखो, ये इनवेरिएंट होता है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये वेरी हो जाता है। बस तीन आपके लिए काफ़ी है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दिस द टॉपिक नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक, दैट इज कूलम्स लॉ। पहला कूलम जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने ला दिया। ठीक है, वो किसके लिए लगता है, पहला ये लगता है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। याद रख लेना जो मैं बहुत बात हो रहा हूँ। पहला कूलम्स लॉ किसके लिए लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए, कितने, बिटवीन द टू चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो फोर्स है बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट इज, यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इसका मतलब F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दूसरा ये कहता है F जो है फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिस इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मानो ये आपके पास एक चार्ज है Q1, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये आपके पास आर है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय, इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। फिर उसके बाद जहां जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है, इसके बदले एक कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस K, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये निकालना तो नहीं सीखूंगा क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर ये आपने देखा होगा। ठीक अच्छा, 9 इंटू 10⁻⁹ या कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, व्हाट इज दिस, दिस कॉल्ड द एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, उसके बाद पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आगे जो यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है। सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने बताया था, ये किसके लिए लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए। किन के बीच में, जब चार्जेस किस में होंगे, जब चार्जेस रेस्ट में होंगे। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, द फोर्स बिटवीन द, चाहे अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्शन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन, दोनों को मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। उसके बदले इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक, यहाँ पे और एक चीज बताएगा, अब ये बताएगा जो ही आप इस चीज को लिखोगे ना, अब आपको सीधे लिखना है नीचे, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। डन। और के किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है यूनिट्स पे और नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, मीडियम ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ मीडियम जिसमें चार्ज रखे गए हैं। ठीक, या इसके बदले लिख सकते हैं जो के होता है वो होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻, यहाँ पे इसके यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम, ये ईयर की बात की रहे, मीडियम में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये आप कर लो क्योंकि अभी हम फिलहाल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और ये जो यहाँ पे अंदर लिखी है ये आपको करने की जरूरत है नहीं। ठीक, आगे चल लेते हैं इसी का इन द वेक्टर फॉर्म। देखो पहले मैं समझा लेता हूँ, अगर आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पहले आपको कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करना है, यानी ये दंदर जो है ना, ये दंदर और ये दंदर, ये आपको पहले लिखनी है। इसमें क्या लिखा था, फोर्स निकालने के लिए लगता है जब रेस्ट में होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये पहले आपको लिखना है। अब मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये समझते हैं, उसके बाद ये लिखना बहुत ईजी होगा। देखो, अगर मेरे पास है ना यहाँ पे फोर्स, अगर मैंने ऐसे लिखा, फोर्स इज इक्वल टू समथिंग लिखा मैंने, मानो यहाँ पे मैंने लिखा ए इंटू बी, ऐसे लिख दिया। ठीक, ये जो है ना ये वाली, ये ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
लेकिन अगर मैंने इस पे क्या रख दिया, एरो रख दिया, ये क्या बन गया, दिस, ये वेक्टर बन गया। ठीक, तो वेक्टर कैसे दिखाते हैं, वेक्टर जैसे मैंने ऐसे लिखा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये अभी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे जो एफ निकाल रहा हूँ मैं खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैं जो है डायरेक्शन वो नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर बाई सम हाउ इसके ऊपर एरो आ गया ऐसे, इसका मतलब ये वेक्टर बन गया। अब ये वेक्टर कैसे मान लेता है, ध्यान रख देना। मानो मेरे पास कोई कोई क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी ए या क्वांटिटी एफ, दिस इज क्वांटिटी एफ। अगर मैं इसी क्वांटिटी एफ को कोई यूनिट वेक्टर इनटू कर लेता हूं, ठीक, यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, ये वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना, देखो एफ इज इक्वल टू एफ, अगर मैंने यहाँ लिखा आई कैप, इस आई कैप की वजह से ये जो एफ था ये अब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वेक्टर। डन। इसका मतलब जो वेक्टर फॉर्म होगा ना, है तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स, मैं सबसे इजी वाला दिखा रहा हूं। अगर आपने इसके पीछे आई कैप देख लिया तो इसका मतलब ये जो फोर्स निकाल रहे हो इसमें आप मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हो और इसमें आप डायरेक्शन भी निकाल रहे हो। डन। यही है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर देखोगे, आप देखो मैं फिर से थोड़ा सा समझा लेता हूँ फिर आपके लिए इजी होगा। दिस इज चार्ज 1, दिस इज Q1, और यहाँ पे आपके पास है चार्ज Q2। डन। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है, ध्यान से देख लेना, मैं बोल क्या रहा हूं उस पर ध्यान रख देना। ये चार्ज Q1 जो है इस फोर्स को, इस दूसरे चार्ज को या तो इसको रिपेल करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड्स कि ये कौन सा चार्ज है। सेम चार्ज हुए तो रिपेल, अपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्ट। तो उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, इस चार्ज ने इस पे क्या फोर्स एक डाल दिया, ठीक, तो उसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ऐसे। ठीक, और इसी तरह यहां पे जो है ये, यहां पे भी फोर्स होगा, कितना, मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, फिर अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, मैं ऐसे डिस्टेंस कवर करूं, तो मैं लिखूं, मैं कहां गया, मैं यहां से यहां तक गया, तो मैं लिखूंगा आर, कहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट से लेके सेकेंड तक। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और अगर मैं यहां से यहां आऊं तो मैं लिखूं आर, कहां से स्टार्ट किया, 2, और कहां जाना है, 1, ये R21 हो गया। डन। ये आपको पहले सीखना है, फिर से एक बार बता लेता हूं। देखो क्या है मेरे पास, दिस इज चार्ज Q1 और ये क्या है मेरे पास, चार्ज Q2। ठीक, अब इस पे जो फोर्स होगा, Q2 पे जो फोर्स होगा बिकॉज ऑफ फोर्स, ये बिकॉज ऑफ Q1, तो कितना होगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, और अब मैं जब यहां से यहां तक चलूंगा, जब मैं चलूंगा, कहां से स्टार्ट किया, आर, कहां से, 1 से लेके 2 तक, ये आ गया यूनिट वेक्टर। एरो देखो जब मैं इधर जा रहा हूं, हो गया ये एक। उसके बाद मैं इस पे निकाल रहा हूं, इस पे पहले फोर्स निकालो, क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, हो गया ये। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक, कहां से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, तो R21। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। डन। अब मैं अगर निकालूं, देखो अब मैं यहां पे अगर निकालूं F12 अगर मैं निकालूं, इसका क्या मतलब, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, वो किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इधर है ना ऊपर एरो, एरो का क्या मतलब, अभी मैंने बताया ना, फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखो इस पे निकालना है ना, इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया होगा, तो इसका मतलब आर, यहाँ पे 1 2 है ना, यहां से जब मैं इधर से इधर चलूंगा तो 2 1। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। देखो अब ये जो यूनिट वेक्टर आ गया और ये मैग्नीट्यूड आ गया, उसकी वजह से ये वेक्टर बन गया। तो फिर मुझे बताओ F12 कैसे, मैं ये 2 1 2 हो गया, 2 1 कैसे लिखूंगा। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर, K, यहां दूसरे कलर से दिखाता हूं, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन कहां जाना है, 2 पे जाना है, कहां से जाना है, 1 से जाना है, तो यहां पे क्या होगा, R12, ये देखो। ठीक, अगर मैं फिर देखूं R21 और R12 एंड R, ये डिस्टेंस बराबर है ना, ये है ना यहां से यहां तक और ये है यहां से यहां तक, ये बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पे लिखूं R21 जो है, R21 वो है माइनस टाइम्स। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, R21 और R, ये जो है ये माइनस टाइम्स R12 के बराबर है। ठीक है, अब ये देखो, या तो मैं इसमें यूज करूंगा या इसमें यूज करूंगा, यानी मुझे बनेगा यहाँ पे F12 जो है ये वाला, ये होगा, ये यही होगा,
यही होगा। लेकिन ये जो 2 1 है इसके बदले में यहाँ पे देखो मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना होगा। क्या इसके बदले में लिख सकता हूँ R21? देखो क्यों, क्योंकि R21 जो है, R2 वो माइनस टाइम्स R12 के बराबर है। तो इस 1 2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ 2 1, लेकिन माइनस टाइम्स, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स। अब देखो ये और ये बराबर आ गया, इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21। ठीक है ये। अब देखो नीचे, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास ये चार्ज Q1 है, इस पे फोर्स कितना होगा फर्स्ट पे सेकंड की वजह से। ये मेरे पास चार्ज यहाँ पे दूसरा है तो चार्ज ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ से इधर जाऊंगा तो 1 2, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया जाना 2 पे है। यहाँ से इधर आऊंगा तो 2 1। ठीक है, एरो देखो, इधर एरो और यहाँ पे इधर एरो। अब यहाँ से Q1 Q2 डिवाइड बाई ये देखो हो गया एक। यहाँ से देखो दूसरे पे निकालूंगा तो ये आ जाएगा। अब जब देखूंगा R12 एंड R21 आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस 2 1 को यहाँ पे R21 जो है यहाँ इस पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 2 को रिप्लेस करता हूँ बाय 2, लेकिन माइनस आ जाएगा तो उसकी वजह से ये दोनों जो होंगे माइनस टाइम। इसका मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। आगे चल लेते हैं। क्या हो गया, एक सेकेंड सॉरी। और एक टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पहले समझो उसके बाद देखो। मैं ना ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है। ये दोनों चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं करेगा क्योंकि बहुत दूर चला गया है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे करे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं इसके इर्द गिर्द ये स्पेस बनाऊं, ये स्पेस बनाऊं, इस स्पेस के अंदर अगर कोई चार्ज आ गया ना तो ये अट्रैक्ट या रिपल करेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली रिपल करेगा। तो अगर इस स्पेस के बाहर कोई चार्ज है तो उस पर ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्शन होगा, यानी कोई भी फोर्स नहीं होगा। यानी इस पे कुछ भी नहीं होगा, इस पे भी कुछ नहीं होगा। जो ही ये इसके अंदर आएगा यहाँ पे इस पे रिपल्शन होगा। इसी तरह इस पे अट्रैक्शन होगा, इस पे रिपल्शन होगा। लेकिन अगर मैंने इसको इधर रख दिया कुछ नहीं होगा। तो स्पेस अराउंड द चार्ज जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ तक एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको कहते हैं, ये स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल मैं बताऊं, अगर आपके पास परफ्यूम की एक बोतल है, आपने उस परफ्यूम की बोतल को मतलब प्रेस किया, आपने परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम कमरे में डाल दिया, तो इज इट पॉसिबल आपने जो परफ्यूम मानो नौगाम में लगाया है उस परफ्यूम का हम लद्दाख में सूंघ सकते हैं? नहीं। इसका एक रेंज होता है ना कहाँ तक ये फैलेगा। इसी तरह एक चार्ज है, इसका एक रेंज होगा ना कहाँ तक अट्रैक्शन या रिपल्शन करना है। जहां तक ये करेगा ना उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये है एक चार्ज, इसको हम कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज, या इसका दूसरा नाम है पॉइंट चार्ज। ठीक है, और जिससे टेस्ट किया जाता है ये वाला, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या फर्क होता है, देखो क्या फर्क होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है ना वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, सच दैट इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, नेग्लेजिबल हो। ठीक है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है कंपेयर टू दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब आप देखो यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखे हैं, जो यहाँ पे नोट्स है आपके पास, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड द चार्ज जहां पे क्या होगा, इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल चार्ज, जो दूसरा चार्ज होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट वो रीजन जहां पे ये एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे देखो सोर्स चार्ज मैंने बता दिया क्या होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये बहुत स्मॉल चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये देखो सोर्स चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके बाहर अगर जाऊंगा तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ। ठीक है, अब ये तो उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जो जाता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ये चार्ज है, ये इसका फील्ड है। मैंने क्या किया, मैंने और एक टेस्ट चार्ज डाल दिया। ठीक है, तो वो मैंने इधर रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज को ये तो ऑब्वियसली रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, क्या करेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। यहाँ पे अगर रखूंगा तो कितना फोर्स लगेगा, इधर पे रखूंगा तो कितना फोर्स रखूंगा, तो इसको निकाल लेना कितना होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। और इसको इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे हम क्यू नॉट लिख देते हैं, क्योंकि इस क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, इसका मतलब होता है टेस्ट चार्ज। और ये जो है आपके पास, ये है यूनिट चार्ज या ये आपके पास है सोर्स चार्ज। ठीक है, ये आप याद रखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो यहाँ पे देखो, अच्छा उसके बाद कभी कभी यही यहाँ से आता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब आपके पास आ गया ना, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, है ना। तो F का वैल्यू अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लाओगे वो हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे और एक Q1 है। ठीक है, तो ये Q1 ये Q गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता है K Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब एक ही है ना, तो क्यों Q2 लिखें, तो K Q बाय आर स्क्वायर, ये भी कभी पूछा जाता है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे चल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, पहले ये समझना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। देखो क्या, ये मेरे पास चार्ज है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये तो मैं बना रहा हूं यही सर्कल, तो आपको पता चल रहा है यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या रियलिटी में ऐसा होता है, चार्ज के अंदर इर्द गिर्द सर्कल होता है? नहीं। तो इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस चार्ज का, ये जो बीच में छोटा सा चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक ये रास्ता ये फाइंड आउट किया, उन्हें बताया हम क्या करेंगे, हम इसके इर्द गिर्द ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाएंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का मतलब ये होगा कि यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन, ये हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ये इमेजिनरी होती है। हो गया एक पॉइंट, ये इमेजिनरी होता है। नंबर सेकंड, ये क्यों यूज की जाती है? दे आर यूज टू शो, किसके लिए? शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाने के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर ये नजदीक हुई, जितनी नजदीक हुई उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और अगर ये दूर हुई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो कम है। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक, और अगर ये कर्व्ड हुई तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे वो आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। और लास्ट वाला पॉइंट ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये छठा, बस दो चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट या नेवर बाइसेक्ट, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी आपको देना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक डायरेक्शन ऐसे आएगी, एक डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसका मतलब टू डायरेक्शंस एंड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी ये अलग से पूछा जाता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, रीजन आपको क्या देना है, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज दिस मीन्स टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट। ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है ऐसे। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है। रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक, उसी पे ये बाहर जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये रेडियली इनवर्ड्स होंगे। ठीक है, रेडियली इनवर्ड्स होंगे नेगेटिव चार्ज के लिए। और एक चीज, ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती, यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर आप देखोगे ना, वो यहाँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ से निकलती है यहाँ और ये वापस अंदर है ऐसे तो वो सर्कुलर पाथ बना लेती है। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, ये सर्कुलर या क्लोज्ड पाथ नहीं बना लेती हैं। ठीक है, यही 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, ये आप यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, आप दोनों दिखा सकते हो। दूसरी, ये इमेजिनरी लाइन्स होती है जो आपको क्या दिखाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लेती है। ठीक है, हो गए 2 पॉइंट। दंदर मंदर आपको कुछ नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जहां तक वही। अच्छा, टेंजेंट टू देम, अगर उन पर टेंजेंट डालोगे वो क्या दिखाएगा, वो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। हो गए 3 पॉइंट। चौथा, ये इंपॉर्टेंट, दिस द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी अलग पूछा जाता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों? ऐसा अगर क्यों है, इसका मतलब हो गया टू डायरेक्शंस। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट, ये इसकी फिगर है जो पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है
अगर डेंसिटी ज़्यादा हुई तो इसका मतलब ज़्यादा है, अगर कम हुई तो मैंने बता दिया, ठीक। अच्छा, और एक है ये कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक ये भी, और यहाँ पे वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन टेक टू बी द कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, उनमें ब्रेक्स नहीं होती है, यानी ऐसे ऐसे नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो सीधे ये होती है, ठीक है। और ये भी एक दो हैं, चाहे तो पढ़ लो या चाहे तो, और ये भी आगे मेंशन कर लेना, वो क्लोज्ड नहीं होती है, ठीक है, एज लाइक दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, आप इनको आगे से, आप इनका क्या करोगे, जब आप अभी मैं समझा रहा हूँ आप सीधे इनको समझोगे, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर खुद देखोगे, एक बार पढ़ोगे, फिर ये नहीं भूल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डाइपोल। देखो डाइपोल क्या होता है, सिंपल सा देखो, डाइपोल क्या होता है, अगर आपके पास ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है 1 कूलम, ये है 2 कूलम, पहले टू चार्जेस होने चाहिए, टू चार्जेस होने चाहिए, हो गए दो चार्जेस, ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए एंड अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब अगर ये 1 कूलम है तो दूसरा भी 1 कूलम, ये 4 कूलम तो दूसरा भी 4 कूलम, लेकिन अपोजिट होने चाहिए, यानी एक 4 कूलम तो दूसरा -4 कूलम, एक 10 कूलम तो दूसरा -10 कूलम, ठीक। टू चार्जेस होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, और दोनों में स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों में वेरी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, ये कुछ डाइपोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे डाइपोल जो होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक। अब उसके बाद है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये आपके पास एक चार्ज है, ये आपके पास दूसरा चार्ज है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दोनों में से एक चार्ज को ले लो, इधर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे भी 1 कूलम है, यहाँ पे भी 1 कूलम है, ठीक है। अगर ये 2 कूलम होता, ये भी 2 कूलम होता, यार ये तो डाइपोल के लिए कंडीशन ही यही है ना, कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो आप एक चार्ज को ले लो, तो प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस देखो कहां से लेते हैं, अब ये चार्ज सेंटर से कितना दूर है, मानो L दूर है, ये चार्ज सेंटर से कितना दूर है, L दूर है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 2L हो गया, ठीक। तो इनटू 2L, दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज कोई भी ले लो एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2L, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए ये 2 नहीं लिया जाता है, डन। अच्छा, अब देख लो यहाँ से, नोट से देख लेते हैं, इससे पढ़ लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, एंड डाइपोल लेंथ जो है, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें जो है इसका डायमेंशन जो है ये देखो सेंटीमीटर, कूलम मीटर इसका जो है वो इसका SI यूनिट है, और इसके डायमेंशन यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है। और ये हल्की सी न्यूमेरिकल है, आप इसको चाहे तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मतलब ऐसी इस टाइप की न्यूमेरिकल आती हैं, तो आप इसको देख लो। अब इसमें क्या है कि अब ये जो हमने डाइपोल पढ़ लिया, दो क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इससे आते हैं, दैट इज आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। एक होता है इसमें ऑन एक्शियल लाइन, और दूसरा होता है ऑन इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। ये अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद फिर है फ्लक्स और गॉस, ठीक है। वो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। अगर ये लंबा हुआ तो मैं इसका दूसरा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, एंड फिर दूसरे वीडियो जो होगा वो बड़ा होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्शियल लाइन, अगर आपके पास एक्शियल लाइन होगी, उस पे आपको क्या निकालना है, एक्शियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, सॉरी, हाँ। तो अगर आपके पास एक्शियल लाइन है, आपको उस पर निकाल, पहले एक्शियल लाइन क्या होती है, देखो ये है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इनका एक्सीस ये है ना, इसी एक्सीस पे यहाँ पे पॉइंट एक रख दिया गया है, पॉइंट P रख दिया गया है, जहाँ पे एक चार्ज है, स्मॉल चार्ज डिस्चार्ज Q, ठीक है। तो ये देखो अगर तीनों एक ही लाइन पे आते हैं देन इट इज कॉल्ड एक्शियल लाइन। तो डाइपोल की वजह से मुझे पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो कितना होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। याद है मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, निकाला था जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ी थी। अब यहाँ पे के क्यू तो है डिवाइड बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपको पहले देखना है। यहाँ से यहाँ तक आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक देखनी है ना, तो मैं करूँ इस आर को माइनस एल। ठीक है, देखो आर माइनस एल आ जाएगा तो वो इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला। इस तरह अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, अब देखो पहले इसकी वजह से निकाला, अब मैं इसकी वजह से निकाल रहा हूं। ठीक, वो कितना होगा, वो होगा इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, तो यही है, आर देखो कितना है। अब मुझे यहाँ से देखना है ना, एक तो ये अपना आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, लेकिन मुझे यहाँ से निकालना है, तो यहाँ और चलूँगा ना, कितना एल चलूँगा, तो इसका मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा, ई मानो E1 प्लस E2 दोनों का ऐड करूंगा। E1 आपके पास कितना है, अगर आप यहाँ से देखोगे, पहला जो आपके पास निकला वो निकला के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और दूसरा कितना निकला, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ था ना, जब इसकी वजह से ये प्लस यहाँ पे था और ये प्लस, तो इसने क्या किया, इसने इसको रिपल किया होगा, इसका मतलब एक यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखूंगा, के क्यू कॉमन है, क्या करना है मुझे, के क्यू को कॉमन निकालूंगा। अब ये इधर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ -1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली प्लस था, लेकिन इस प्लस और माइनस की वजह से ये माइनस बन गया। ठीक, तो अगर इनको देखूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू, यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे -r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, इन दोनों का ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, अब इसको ओपन करूंगा, इसको भी ओपन करूंगा, ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस माइनस की वजह से सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये जो है ये कितना बनेगा, ये माइनस बनेगा। ठीक, ये भी क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। अब देखो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2RL तो कितना बना, 4RL डिवाइड बाई, नीचे कितना बना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आ गया, तो 4RL। लेकिन आपने ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट पढ़ा है ना, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये पढ़ा है ना, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2R इंटू 2L डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 2 ये 4 आ जाएगा, RL वापस ये वापस यही बन जाएगा। लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे के क्यू बाहर है ही कॉमन, और यहाँ पे बाहर के क्यू है ही कॉमन, के क्यू था ना कॉमन बाहर। तो अब देखो यहाँ से क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से मैं यूज़ करूँगा डाइपोल मोमेंट P जो होता है वो किसके बराबर है, Q इंटू 2L के बराबर होता है, इसके बराबर होता है ना, इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो अब देखो Q आपके पास यहाँ है, 2L आपके पास यहाँ है। ठीक, तो क्या लिखूँगा, K, अब पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, के क्यू अंदर कितना है, 2R2L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ठीक है। अब देखो के यहीं पे है, अब यहाँ पे Q इंटू 2L, तो ये क्या बनेगा, दिस Q एंड दिस 2L कितना बनेगा, ये बनेगा P, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना Q इंटू 2L जो होता है P, और क्या बचा, इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब 2 को अगर सामने लाऊं
तो 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बुक्स में आपको कैसे मिलेगा, वहां पे के के बदले वैल्यू दे दो, के है ना बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू दे दो। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बदले के बदले, यहाँ पे कितना बचा 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या कर लेते हैं, इसमें स्पेशल केस भी डाल देते हैं। इफ देखो, जो डायपोल होता है ना, डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो वेरी 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 स्मॉल होती है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस जो पॉइंट पी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एल जो है वो क्या है, वो वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, लेस देन आर है। तो यहाँ पे एल को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2pr डिवाइड बाई, ये कितना बनेगा r⁴, क्योंकि एल को क्या किया नेग्लेक्ट, क्योंकि एल ऑलरेडी छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे वो तो और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, और ये 4 तो कितना आ जाएगा 2p डिवाइड बाई r³, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल। अब हम आ जाते हैं जो आपके नोट्स हैं उस पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट दिखाऊंगा। ये आपने प्लस की वजह से निकाला, ये देखो, तो यहाँ पे r माइनस एल का स्क्वायर आ गया, हो गया एक। ये आपने माइनस की वजह से निकाला, यहाँ पे आपको क्या आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया, ठीक। मैंने के में लिया था, इसने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिया है। उसके बाद दोनों को क्या करोगे, एक्चुअली ऐड करना था, लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉमन निकालूंगा, ये एक्चुअली क्या है कॉमन निकाला है इसने, के क्यू बाई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और ये के क्यू आपने कॉमन निकाला। तो एक प्लस है दूसरा माइनस, क्रॉस कर लो ये आ जाएगा, ठीक है। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इसके बाद कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है, नीचे का स्क्वायर। और बाद में जब आपने देख लिया तो ये आ जाए, ये आंसर आ गया। लेकिन 4r को मैं क्या करूंगा इन टर्म्स ऑफ 2q इंटू ये 2l, ताकि मैं इसको p में लिखूं। तो ये आपके पास टोटल आ गया, ठीक है। ये आपके पास टोटल आ गया। लेकिन आगे आप इसमें और भी ये कर सकते हो कि अगर आपके पास ये छोटा है, एल आपके पास बहुत छोटा है, तो आप एल को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एल को नेग्लेक्ट करने के बाद आपको ये रिजल्ट आ गया, दिस इज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास इक्विटोरियल। लेकिन अब ये लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो गया। तो दूसरा जो है ना लेक्चर सेकंड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट का, उसमें देखो हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमें खाली पढ़ना है इक्विटोरियल लाइन, और हमें पढ़ना है गॉस लॉ, ठीक है। और उससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देखो, अब ये है कि जितना आपने स्कूल में या कोचिंग सेंटर में एक मंथ में पढ़ा, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ 50 मिनट्स में, वो मैं 50 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा हूँ। दो मैं बहुत सारे पोर्शन छोड़ भी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि थोड़ा, लेकिन ये इट इज़ क्या, इट इज़ मेंट फॉर द बोर्ड ओनली, क्योंकि 50 मिनट्स में एक महीने को समेटना ये बहुत टफ जॉब है। तो इसलिए आप बोलोगे सर वो क्यों नहीं है, ये क्यों छोड़ा है, न्यूमेरिकल्स कहाँ है। मैंने आगे बोला न्यूमेरिकल्स के लिए आगे हम अलग सेशन करेंगे, दिस इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।